तो जैसे आपको मालूम है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 20 जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इसके चांस है एग्जाम में यही क्वेश्चन या इसी टाइप के क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और तकरीबन हर चैप्टर से मैंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, इन द फिगर रे पी क्यू जो है टचेज द सर्कल एट पॉइंट क्यू। ठीक है, क्या दिया है, ये एक टेंजेंट बन रहा है पॉइंट क्यू के ऊपर और अपने को पी क्यू दे दिया 12 दे दिया, पी आर कितना दे दिया 8, पी क्यू कितना दिया ये 12 दे दिया 12 दे दिया है, पी आर कितना दे दिया अपने पास, पी आर दे दिया 8 दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद पी एस और आर एस मालूम करना है। पी एस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम करना है। पी एस दिखा देता हूँ ग्रीन कलर से, ये पी एस हो गया आपका, ये आपको मालूम करना है और आपको आर एस मालूम करना है। आर एस देखो येलो कलर से, ये पूरा आर एस, ये आपको मालूम करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है अगर हमने आर एस बच्चों मालूम कर लिया तो हमारा क्या होगा, पी एस भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिगर देख के आपको फौरन एक थ्योरम याद होना चाहिए। कौन सा थ्योरम याद होना चाहिए, फटाफट कमेंट्स करके बताओ। टेंजेंट सेकंड थ्योरम। कौन सा थ्योरम, टेंजेंट सेकंड थ्योरम। तो यहाँ पे लिखूंगा टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, पूरा नाम है टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। क्या बात है, कई बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखो यहाँ पे टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम हो गया। अब इसके बाद पहले वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, वैल्यू जो दिया है वो लिख देना, वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। तो आप लिख दो पी क्यू जो दिया है 12 है, पी आर जो है 8 है। ठीक है, क्या बात है। और उसके बाद पी एस और एस मालूम करना। अब टेंजेंट सेकंड सेगमेंट जो थ्योरम होता है कैसा होता है, हाँ कैसे लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे है ना, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा, पी आर मल्टीप्लाई पी एस। क्या आएगा, पी आर मल्टीप्लाई पी एस, ऐसे जाओगे पी आर मल्टीप्लाई पी एस। हाँ फटाफट कमेंट्स करो। अच्छा कई लोग कमेंट्स भी किए, ठीक है बहुत बढ़िया। तो आगे देखो यहाँ पे ये हम लोग लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर हो गया, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू है ना, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर मल्टीप्लाई पी एस। तो कई लोग फार्मूला का कमेंट्स भी कर दिए, ये फार्मूला आएगा पी एस, बहुत बढ़िया। तो पी क्यू स्क्वायर हो गया पी आर और पी एस। ओके, अब पी क्यू कितना हमारे पास, पी क्यू हमारे पास 12 है तो हम लोग लिख देते हैं 12 का स्क्वायर। पी आर हमारे पास कितना था 8 था तो हमने 8 लिख दिया, और पी एस हमारे को नहीं मालूम था तो यहाँ पे लिख देते हमने पी एस, तो हमारे पास पी एस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 12 के स्क्वायर कितना होता है, 2 टाइम्स लिख दो इसको डायरेक्ट, 12 मल्टीप्लाई 12, स्क्वायर मत करो 2 बार लिखो क्योंकि 8 इधर पे जाके डिवाइड करने वाला है, तो 8 हो गया। तो ये हो गया बच्चों पी एस। अब डिवाइड कर दो, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, और 2 6 जा हो गया। 6 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा पी एस 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18, ये हमने पी एस मालूम कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने पी एस निकाल लिया। अब देखो ध्यान दो आगे पूरा क्वेश्चन है ना, पी एस हो गया हमारे पास। इसको चाहो तो आप बॉक्स में बना के लिख देना ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखे। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा है। अब आगे देखो पी एस हो गया हमारे पास, पी एस यानी कि हमारे पास पूरा का पूरा यहाँ तक आ गया। और पी एस किससे बना हुआ है, तो बोलोगे पी एस किससे बना हुआ, फटाफट कमेंट्स करो। हाँ हाँ बिल्कुल करते जाओ कमेंट्स। पी एस कितना आएगा, पी आर, पी एस बनेगा अपना, पी आर को प्लस कर दोगे किसके साथ, पी आर और आर एस को, दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक पी आर और आर एस को ज्वाइन कर दोगे तो क्या बनेगा, पी एस बनेगा। पी आर और आर एस को ज्वाइन कर देना है, ऐड कर देना है। पी आर कितना हमारे पास 8 है और आर एस अपने को फाइंड करना है, और पी एस कितना हमारे पास हमने अभी निकाला 18। ठीक है, अब 8 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस क्या हो गया 8 हो गया, ये हो गया आर एस। तो ये हो गया 18 में से 8 गया तो कितना आ गया 10, तो आर एस हमारे पास क्या आ गया 10। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर आर एस इक्वल टू 10। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आर एस कितना आ गया 10। क्या बात है क्या बात है, आर एस आ गया 10। कई लोग जवाब दे रहे हैं आर एस कितना आ गया 10 आ गया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे टाइगर्स है ना, फटाफट आंसर इसी तरह देने का। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। ये भी उसी के जैसा है, 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। पिछली बार हम लोग क्या इस्तेमाल किए थे, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम का, इस बार थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन कॉर्ड्स। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स कब लगेगा, इस तरह का फिगर याद रखो। देखो यहाँ पे भी कट हो रहा है, यहाँ पे भी कट हो रहा है। अब पिछला वाला जो था है ना, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में क्या था, सिर्फ यहाँ पे टेंजेंट बना रहा था और एक साइड कट हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों तरफ हो रहा है ये फिगर में, और यहाँ पे सिर्फ एक टेंजेंट था, तो वहाँ टेंजेंट सेकंड था। तो यहाँ पे टेंजेंट
का इस्तेमाल नहीं है, ये वर्ड जो थ्योरम इसमें देखो टेंजेंट का इस्तेमाल कहीं नहीं है, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स बोला है, सिर्फ कॉर्ड्स बोला है। याद रखो यहाँ पे सिर्फ कॉर्ड बन रहा है तो कॉर्ड वाला आ गया, यहाँ पे टेंजेंट बना रहा है तो टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम हो गया। क्लियर? मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा होगा, कमेंट्स करके बोल दो अगर समझ में आ रहा है तो। आगे देखो पी आर पी क्यू क्यू आर, ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि पी आर भाई कहाँ है, पी आर यहाँ पे हमारे पास, प्यार मेरे पास यहाँ पे, और प्यार का दिलदार कौन है, पी क्यू है, और कौन है भाई, पी क्यू और क्यू आर, कौन है, पी क्यू और क्यू आर है, उसके दिलदार कौन है, पी क्यू और क्यू आर। यानी कि पी क्यू और क्यू आर से कौन बना है भाई, प्यार वाला बना है, पी आर वाला बना है ना। तो हमको समझ में आ गया। तो पी क्यू हमारे पास कितना है, तो हमने पी क्यू ले लिया 6, पी क्यू हमने कितना लिया 6, और क्यू आर कितना दिया था हमारे पास 10 दिया था। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने ले लिया। सॉल्यूशन देखो यहाँ से करना अपने को, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने डायरेक्ट ले लिया। देखो मैं क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिया हूँ ताकि लिखने में आसानी हो और कम वक्त में हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। ठीक है, हमारा टारगेट है 1 घंटे में पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन हमारा हो जाए, क्योंकि टाइम कम बचता है, एग्जाम के टाइम लिखने में टाइम जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिया। तो ठीक है, आपका पी आर सबसे पहले आपको निकालना है ना, आपने पी आर निकाल लिया है ना। कैसे निकाला, 10 और 6 को प्लस कर दो, 10 और 6 को प्लस कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 16। तो इस तरह से हमारे पास प्यार आ गया, दिलदार आ गया है ना। तो प्यार कितना आ गया, प्यार कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, कॉड एस टी और कॉड क्यू आर। ठीक है, कॉड ये पॉइंट नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट उसके बाद ये लिखो, बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, है ना। कौन सा थ्योरम लिखोगे, बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ये लिखने के बाद सीधा क्या होगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, याद रखिए, पी एस और पी टी, है ना, पी एस पी टी। ठीक है, पिछले वाला था वैसे ही, पी एस पी टी, यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू और पी आर, पी क्यू पी आर आएगा। ठीक है, हमेशा देखो पी कॉमन लिया हर जगह। ठीक है, तो इसी तरह जाने का, पी एस पी टी पी क्यू पी आर। क्लियर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, किसकी किसकी वैल्यू थी हमारे पास, पी आर कितना था हमारे पास, पी आर हमारे पास 16 था, पी आर रख दिए, पी क्यू कितना था 6 था, रख दिए, पी टी मालूम करना था। अब 8 को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो पी टी मालूम हो जाएगा, 8 को इस तरफ करोगे शिफ्ट क्या आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा हमारा, देखो 8 है 16, तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 जा 16 होता है, तो गया 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6 2 जा 12। तो पीटी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई पीटी की वैल्यू। फिर आगे देखो पीएस और टीएस, पीएस और टीएस दोनों को ऐड कर दो तो क्या बनता है हमारे पास, पीटी बनता है। क्या बनता है, पीटी बनता है। पीएस देखो यहाँ तक, ये देखो यहाँ पे कलर बनाता हूँ, ये पीएस यहाँ तक, और दूसरा जो है ये ब्लू वाला टीएस, इसको दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, पीटी बनेगा। तो दोनों को ऐड कर दो। अब इसकी वैल्यू क्या दी है, पीएस की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 लिख दिया। पीटी की वैल्यू कितनी थी 12, तो हमने क्या लिख दिया 12 लिख दिया। और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखो जो वैल्यू यहाँ पे है वहाँ पे रखोगे, और टीएस फाइंड करना है तो उसको लेफ्ट में रखो, और बाकी 8 को उस तरफ लेके चले जाओ। तो क्या होगा, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 8 हो गया। तो टीएस की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास टीएस की वैल्यू आ गई, टीएस की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर हो गया। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप मालूम करना है अपने को, क्या मालूम करना है, स्लोप मालूम करना है। तो ये हो गया 45, 30 और 60। तो यहाँ पे लिखोगे डायरेक्ट, आप क्या लिखोगे, हेयर करके लिखो। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना दिया है 45, यहाँ लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन लिखोगे। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45, तो थीटा की वैल्यू कितना ले लोगे, tan 45। तो tan 45 कितना होता है 1, तो पहला आंसर आ गया हमारे पास 1, पहला आंसर आ गया 1। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स के लिए, क्लियर, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। अब वहीं अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू अगर 30 है, थीटा की वैल्यू हमने ले लिया 30, यानी सेकंड वाला ले लिया, तो हमारे पास सेम फार्मूला लगाओगे, tan थीटा और tan 30 इक्वल टू कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। समझ में आ गया, ये हो गया आपका। अब इसी तरह अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 60 ले लेते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 60 ले लेते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट्स करके आप बोलो, फौरन बोलो मुझे कमेंट्स करके, थीटा 60 क्या आएगा। ठीक है, चेक करता हूं मैं। हाँ, कई बच्चे बोल दिया डायरेक्ट, है ना, कितना आएगा √3। चलो बहुत बढ़िया, है ना, √3 बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है। LMN PQR, यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले दिया है LMN दिया है, सिमिलर किसके दिया है, ट्राइंगल PQR के सिमिलर दिया है। ठीक है,
ये अपने पास गिवन पार्ट है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखोगे, ये दिया है, ये पूरा लिखो, 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 16 एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN दिया है। फिर उसके बाद क्या करोगे, जो एरिया वाला पार्ट है उस तरफ रखो, नंबर को एक तरफ रखो, तो वही करेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR एक तरफ रख दिया हमने, और यहां पे रख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ओके। डिवाइड हो गया, 16 इधर ही रहा और 9 इधर आ गया, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दो, क्या दे दो, नंबर 1 दे दो। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, याद रखिए। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो जिस एक्सरसाइज से लिया हूं आपका, ये आई थिंक 1.4 है, तो उसके अंदर शुरू के जो 4-5 क्वेश्चन है इसको परफेक्ट कर लेना, है ना, उसमें से क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है। चलो यहाँ पे नंबर 1 दे दिया। फिर उसके बाद हम लोगों को मालूम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम क्या उसके हिसाब से, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इक्वल टू, यहाँ पे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ठीक है। MN का है नीचे, तो यहां पे लिख दिया हमने MN, और ऊपर क्या है यहां पे दिख रहा है QR, तो ऊपर लिख दिया QR, इसका स्क्वायर, है ना। तो एरिया का रेशियो इक्वल टू होता है किसके, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के, ठीक है। तो यहां पर हो गया PQR अपॉन LMN हो गया। इसकी वैल्यू हमको मालूम है कहां से, हमने यहां से निकाला है। देखो PQR अपॉन LMN कितना होता है, 16/9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, 16/9 हमने रख दिया। QR हमारे पास कहाँ था भाई, QR हमारे पास यहाँ पे 16 था, 20 था, तो QR की जगह हमने 20 लिख दिया, और यहाँ पे MN लिख दिया, MN स्क्वायर। अब क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा, 20 का पावर हट जाएगा और MN का भी पावर हट जाएगा। क्लियर, कई बच्चे आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया आंसर फटाफट ला दिया कई बच्चों ने, है ना, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छी बात है। चलो आगे MN के बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो फाइंड करना रहता है उसको साइड में रखो। MN इधर आ गया, यहाँ 20 आ गया, 20 के बाजू में 3 गया, नीचे आ गया 4। अब डिवाइड कर दो, ये 4 5 जा 20, तो ये आ गया आपका MN कितना आ जाएगा, MN आ जाएगा 5 3 जा 15, MN कितना आ गया, 15 आ गया। तो इस तरीके से हमने MN मालूम कर लिया, MN कितना आ गया हमारा, 15 आ गया हमारा MN, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन दिया आपका इन द फिगर, ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक है, ओके, और नीचे आपका आंसर है यहाँ पे, यहाँ से प्रूफ, हाँ यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या दिया है, BAC और ADC क्या दिया है, दोनों इक्वल दिया है। कहाँ है BAC, तो दिख रहा है आपका बड़ा वाला जो है ये BAC हो गया, ये बड़ा वाला है ये BAC, और छोटा वाला क्या हो गया ADC, ये आपका ADC दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया ADC, यहाँ पे ADC बन रहा है, ओके। ये दो ट्राइंगल है। अब क्या बोला है, दोनों एंगल इक्वल है, और अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है कि भाई CA का स्क्वायर करूंगा मैं, CA का स्क्वायर यानी कि साइड जो है CA, साइड CA दिख रहा है, ये वाला साइड, इसका स्क्वायर करोगे इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, CB और CD के प्रोडक्ट के, ठीक है, CB और CD के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ले लो, दो ट्राइंगल ले लो, एक बड़ा वाला ले लो, कौन सा बड़ा है BAC ले लो, और एक छोटा वाला जो एंगल यहाँ पे आ रहा है, तो ये दिख रहा इधर अंदर वाला ट्राइंगल ले लो, है ना, छोटा वाला जहाँ पे एंगल जो आ रहा है आपका D वाला आ रहा है, तो ADC ले लिया हमने। तो दो ट्राइंगल हमने ले लिया, ये आपको समझ में आ रहा होगा, हमने दो ट्राइंगल लिखेंगे इन ट्राइंगल BAC और ADC के अंदर। अब BAC और ADC जो है देखो यहाँ पे दिया हुआ था, दोनों इक्वल दिया हुआ था, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है, तो हम लोग गिवन करके लिख देंगे। फिर उसके बाद हमको नजर आ रहा है एंगल C जो नजर आ रहा है यहाँ पे, एंगल C क्या है, कॉमन है, एंगल C दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ACB पूरा लिखना पड़ेगा, ACB पूरा बड़े वाले के हिसाब से, छोटे वाले के हिसाब से ACD, ठीक है। बड़े वाले के हिसाब से ACB पूरा लिखोगे यहाँ तक, और छोटे वाले के हिसाब से ACD लिखोगे, ACD लिखो या फिर DCA भी लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पे DCA है ना, ACD लिखो या DCA, बीच में क्या आना चाहिए, C हमेशा बीच में आना चाहिए, C कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉमन एंगल। तो दो एंगल मिल गया, तो एंगल टेस्ट के बेस पे क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं
तो उनका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो आपको रीजन देना पड़ेगा, क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो आपने लिख दिया। अब इसको कैसे लिया जाता है देख लो आप, सीक्वेंस कैसे बनेगा, सी ए अपॉन क्या लोगे, सी ए अपॉन डी सी, सी अपॉन डी सी लोगे, सी ए सी डी ले लिए, सी ए का सी डी के साथ जोड़ी बन गया। फिर यहाँ पे सी बी लिया है, सी बी कहाँ लिया, पहला और आखिरी वाला, तो यहाँ पे भी पहला और आखिरी वाला लोगे सी ए, ठीक है, इस तरह से लिया जाएगा। सी ए अपॉन सी डी, सी बी अपॉन सी ए ले लो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो सीक्वेंस में ले लो। सीक्वेंस में कैसे लोगे, देखो ऐसा, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो जैसा मैं बता रहा हूँ आप ऐसा ले सकते हो सीक्वेंस। पहले बी ए अपॉन ए डी ले लो, क्या लोगे, बी ए अपॉन ए डी ले लो सबसे पहले। तो मैं ले लेता हूँ बी ए अपॉन ए डी। फिर उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, दूसरा ए सी अपॉन डी सी ले लो, ए सी अपॉन क्या ले लोगे, डी सी। सीक्वेंस में जाओ, बी ए डी, ठीक है, पहले यहाँ से बी ए हो गया तो यहाँ से ए डी हो गया। फिर उसके बाद ए सी ले लो, फिर यहाँ से क्या लिए, ए सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी सी, तो यहाँ पे ले लो डी सी, ए सी डी सी हो गया। ओके, सीक्वेंस हो गया। अब पहला और आखिरी वाला बी सी ए सी ले लो, बी सी ले लिया, ए सी ले लिया। अब अपने को किसकी ज़रूरत है, देखो सी ए 2 बार आया है तो अपने को सी ए वाली की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, सी ए, है ना, सी ए वाली की ज़रूरत है। भाई सी ए कहाँ है, ये इन दोनों में सी ए, तो हमको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो अगले लाइन में डायरेक्ट ये वाला लिख दो, अगले लाइन में ये लिखो, इसको क्या लिखोगे, सी ए अपॉन, और यहाँ पे देखो सी डी था ना, तो यहाँ पे भी इसको सी डी बना दो, आगे पीछे कर दो। फिर यहाँ पे क्या बी सी, सी बी था तो सी बी कर दो। फिर यहाँ पे ए सी था तो सी ए कर दो, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है, ये देखो आ गया आपका। तो अगला स्टेप ऐसा कर सकते हो, तो थोड़ा सीक्वेंस में जाके आप कर सकते हो। अब इसके बाद मालूम है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी ए का स्क्वायर हो गया, सी बी मल्टीप्लाई सी डी आ गया। तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करेंगे, ठीक है। देखो ये फिगर आया यहाँ पे, चुन्नू मुन्नू सा गोल गोल जब देगा ना तो समझ जाने का क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी मैंने बताया है, अगर वो थ्योरम आपने नहीं देखा है, उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो कर लो, वो पूरा का पूरा थ्योरम, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से करना है, मल्टीपल चॉइस, वो आपको नॉनित के प्रैक्टिस सेट से करना है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसका भी लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर जाके चेक करिए, ठीक। तो मैंने 3 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया, उसका भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो बहुत चीज़ें हैं, सैंपल पेपर भी है, बहुत चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक खास बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसका पीडीएफ वहीं पे मैं अपलोड करने वाला हूं, है ना। जाके वहां पे आराम से एक बार आपको क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार सरसरी तौर पे देख लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ सही बोला, गेमर्स ने सही बोला, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे एम एन कितना दिया, 5 दिया है, ठीक है। एंगल एन को एन क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये सेंटेंस पहले लिखोगे, इन ट्राइंगल, ये पूरा यहाँ से उठा के पूरा यहाँ तक लिख दोगे, है ना। सेम टू सेम कॉपी करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो सेम कॉपी किया गया, ठीक है, कॉपी कर दिया गया, लिख दिए। फिर उसके बाद क्या लिख, ये देखो ये दिखा है। अब रे की वजह से क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये जो रे कर रहा है, यहाँ पे देखो रे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एन को, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे लिखोगे बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, है ना। पूरा ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर इतना लिख दोगे, दैट इज इनफ, ठीक है। शॉर्ट में मत लिखना, बी ए सी ऐसा करके मत लिखना, पूरा लिखना है आपको। अब इसको लिखा कैसे जाता है याद रखिए, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ऐसा, एम एन एन पी ऐसा जाने का, समझ में आया, एम एन एन पी, देखो यहाँ पे एम एन एन पी। फिर यहाँ पर आने का एम क्यू क्यू पी, इस तरीके से जाने का एम क्यू क्यू पी। समझ में आ गया सीक्वेंस क्या रहेगा, एम एन एन पी एम क्यू क्यू पी। क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दो, इतना होने के बाद आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। वैल्यू सबकी दी है, पी एन कितना दिया था अपने पास, देखो यहाँ पे पी एन की वैल्यू 7 थी, एम क्यू की वैल्यू 2.5 था, तो रख दिया हमने। और एम एन की वैल्यू कितना था, 5 था, तो एम एन की वैल्यू भी पुट कर दिया, ठीक है। कई बच्चे देखो कमेंट्स करके आंसर दे रहे, सही ऐसे आंसर तो बता दिया ना यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखो कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने में बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, तो गलत नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्रॉस करोगे, तो क्रॉस में कैसे करोगे, देखो ध्यान रखना, क्यूपी देखो ऊपर चले जाएगा, क्यूपी चले गया ऊपर, और 2.5 के बाजू में 7 चले जाएगा, 7 यहाँ पे नीचे है तो ऊपर चले जाएगा। क्लियर हो गया। अब 5 नीचे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ गया। अब देखो 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2.5 का डबल, है ना, 2.5 का डबल 5 होता है ना, 2.5 का डबल 5 होता है, तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया। अब क्या बचा, 7.2, 7/2, और 7 का हाफ कितना होता है, 3.5 होता है, 3.5 होता है, तो डायरेक्ट हाफ कर दो ना, 3.5 हो गया आंसर कंप्लीट। तो ये हो गया क्यूपी, तो क्यूपी कितना आ गया, 3.5 आ गया। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा इसको, ठीक है, रेड कलर से लेता हूँ। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो इसको कैसे करना है देखो जरा, आप देखो यहाँ पे ये देखकर समझ जाओ, है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, तो वो फौरन हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट एम इज अ मिड पॉइंट, एम क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये हमने पूरा का पूरा ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद और क्या दिया है, ये पूरा वैल्यू जो दिया वो लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो बाय थ्योरम बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम का यूज करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कैसे आएगा, ये साइड वाला ले लो, क्या लोगे, साइड वाला लोगे, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, क्या लोगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ए एम और एम बी, किसके इक्वल होगा, ए एम और एम बी के, ए एम और एम बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखोगे 2am स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका, क्लियर हो गया इतना। तो ऐसा लिखने का, यहाँ पे जाने का, इस तरीके से ऐसा ले लो, ए एम एम बी, क्लियर हो गया। अब चलो वैल्यू पुट कर दो सबका, फटाफट जो वैल्यू दिया है पुट कर दो। ए बी और ए सी कितना दिया है, ए बी ए सी दिया 290, तो हमने लिख दिया 290, 2am स्क्वायर एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब 2 इस तरफ शिफ्ट होगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 290 डिवाइड बाई 2, ये बचा am। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी, m की 8 है ना, यहाँ पे लिखे नहीं, 8 स्क्वायर लिख दो, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया एम बी आपका। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 145, 64 प्लस एम बी। अब 64 इधर जाके माइनस करेगा, 145 माइनस 64, तो एम बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगला स्टेप ध्यान दो जरा, अगला स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं आंसर, है ना, बहुत बढ़िया। एम बी क्या करोगे, देखो यहाँ पे एम बी हो गया, अब माइनस करो, 145 में से माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, फिर उसके बाद 4 में से 6 14 में से 6 गया तो कितना आ गया, 8, 81 आ गया, ठीक है, ये आ गया 81। और यहाँ पे एम बी है, तो एम बी टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, तो 81 कितना होता है, 9 होता है, तो एम बी कितना आ गया, 9 आ गया, एम बी हमारे पास 9 आ गया। तो इस तरीके से हमने एम बी निकाल लिया, हमने एम बी क्या निकाला, 9 निकाल लिया, क्लियर हो गया। और हमसे पूछा क्या भाई, बताओ फटाफट, हमसे पूछा क्या है, हमसे कुछ पूछा है बीसी, हमसे पूछा है बीसी, ठीक है। अब एम बी, क्योंकि ये देखो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने की वजह से क्या होगा, एम बी इक्वल टू होगा एम सी के, ठीक है, एम सी के इक्वल होगा, ठीक है। और बी सी जो होगा, बी सी इसका डबल होगा, एम बी का डबल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एम बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी। बी सी का हाफ क्यों है, क्योंकि ये क्या था, मिड पॉइंट था, एम क्या था, मिड पॉइंट था, शुरू में ही बताया हमने, एम क्या है, मिड पॉइंट, इसकी वजह से। अब यहाँ पे आगे लिखोगे, एम बी की वैल्यू पुट कर दो, एम बी की वैल्यू कितनी है, 9, 1/2 बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 9 जा 18 हो गया, तो 18 आ गया हमारा आंसर बी सी का, तो बी सी हमारे पास आ गया 18, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बी सी भी निकाल लिया, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। तो कैसे सॉल्व करना था, हर बच्चे को समझा, हर बच्चे को समझना भी चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया आपका, ये देखो थ्योरम मैंने लिया है, मार्च 2020 में पूछा गया थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पिछले साल जो साइक्लिक आया था, तो इस बार चांस है, हो सकता है कि ये आए, कौन सा है ना, टेंजेंट सेकंड वाला टेंजेंट थ्योरम आए, या फिर आपको आ सकता है बीपीटी, और इसका चांस बहुत ज़्यादा इस साल, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। टेंजेंट सेकंड, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट हमने डी मान लिया, कुछ नहीं दिया रहेगा आपको, सिर्फ इतना स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको पूरा का पूरा ये लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से रट लेना, सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया रहता है ना, ज़्यादातर एक्टिविटी में आएगा तो हो सकता है पूरा देगा सिर्फ फिलअप करने देगा, बट एक्टिविटी में नहीं आया तो आपको क्या करना रहेगा, पूरा करना बोलेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया आपका पूरा का पूरा, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट ले लेना बाहर की तरफ, मैंने एक सर्कल बनाना है, देखो मैं बना लेता हूँ, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे। अब पॉइंट लेने के बाद क्या करूँगा,
यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊंगा इस तरह से, एक टेंजेंट यहाँ पे बनाऊंगा, फिर यहाँ पे सेंटर हो गया सर्कल का, क्लियर हो गया। ये बनाने के बाद आप क्या करोगे, ये जो यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और ये ऊपर एक परपेंडिकुलर यहाँ बनाओगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ बनाओगे। इस तरीके से आपको फिगर बना लेना है, फिगर याद रहेगा। तो ये बना लिया। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला है ना, ये दोनों को क्या करना, प्रूफ करना है, दोनों इक्वल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सबसे पहले हमने ए को मान लिया सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर हो गया। पहला काम ये करने का, ये हो गया। उसके बाद क्या करोगे, गिवन पे मार्क्स रहेगा, गिवन लिखना, टेंजेंट थ्रो एक्सटर्नल पॉइंट डी टचेस द सर्कल एट द पॉइंट पी एंड क्यू। टेंजेंट जो है डी से जो बन रहा है वो पी है ना, सर्कल को पी पे टच कर रहा है और कहाँ पे टच कर रहा है, क्यू। ये पहला इंफॉर्मेशन आप दे दिया। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना, टू प्रूफ, है ना, जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि जो ये है सेक डीपी और सेक डी क्यू, है ना, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यही बोला था ना, क्या बोला था, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगा वो एक दूसरे के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ना। प्रूफ दैट टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, क्लियर बोला है। इसका मतलब ये दोनों को क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सेक डीपी किसके कॉन्ग्रुएंट है, सेक डी क्यू के, क्लियर हो गया। इतना सबको समझ में आया, हाँ बहुत सबको समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रा सेक एपी और सेक ए क्यू, है ना, कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रा करने का है। जैसे सेक एपी हमने ड्रा करना है, एपी और ए क्यू, है ना, बताया, ऐसे ड्रॉ कर लेना आप। आगे देखो क्या करना है, अब हम लोग दो ट्राइंगल बनता है, एक ऊपर की तरफ ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे और एक नीचे की तरफ ट्राइंगल बन रहा है। नीचे कहाँ बन रहा है, आप देख रहे हो सर्कल में, ये नीचे की तरफ ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर आ जाओ, लिखेंगे ट्राइंगल पी ए डी एंड ट्राइंगल क्यू ए डी। पी ए डी ऊपर की तरफ आ गया, पी ए डी, और नीचे क्या आ गया, क्यू ए डी, नीचे वाला ट्राइंगल आ गया। अब इसके अंदर देखो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, एपी और ए क्यू रेडियाई है सेम सर्कल का। तो ये हमने पहले बता दिया कि भाई एपी और क्यू ए क्या है, दोनों सेगमेंट क्या है, रेडियाई है सेम सर्कल का। पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट जो होगा, एडी देखो कॉमन दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल के अंदर एडी जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर, एडी कॉमन दिख रहा है, तो एडी हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हो गया, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर बन रहा है ना, क्योंकि हमको मालूम है रेडियस के ऊपर जो टेंजेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री बनाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एपीडी और एक्यूडी क्या है, 90 डिग्री है। दोनों 90 डिग्री होने के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं हाइपोटेनस साइड टेस्ट के बेस पे, है ना, हाइपोटेनस साइड टेस्ट के बेस पे ये दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं पी ए डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, क्यू ए डी। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके साइड भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। साइड कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब सारे साइड इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, करस्पॉन्डिंग साइड। तो पी डी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू डी के इक्वल हो जाएगा। पी डी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू डी के, यानी कि डीपी और क्यू डी एक दूसरे के इक्वल हो गया। आपको यही प्रूफ करना था। क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये परफेक्ट करके जाना, एग्जाम में चांसेस है, मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीपीडी भी कर लेना, है ना, बीपीडी भी इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे बोल रहे हैं, बिल्कुल बीपीडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो इन फिगर सेग ईएफ इज अ डायमीटर एंड सेग डीएफ इज अ टेंजेंट। क्या बोला है इन फिगर सेग ईएफ, ईएफ कहाँ है भाई, ये ईएफ है, दिख रहा है आपका, पूरा का पूरा डायमीटर है। और उसके बाद टेंजेंट सेगमेंट डीएफ क्या है, डीएफ एक टेंजेंट बना हुआ दिख रहा है, डीएफ कहाँ है, साइड में, डीएफ एक टेंजेंट है। और यहाँ पे टेंजेंट होने का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, याद रखिए। टेंजेंट बना तो डायरेक्ट समझ जाने का 90 डिग्री बन रहा है। और आगे क्या बोल रहा है, रेडियस कितना आर, सर्कल के रेडियस को हमको क्या मानना है, आर मानना है। अगर सर्कल के रेडियस को हमने आर मान लिया तो अपने को प्रूफ करना है डीई और जी का प्रोडक्ट, डीई और जी का प्रोडक्ट। डीई कहाँ है भाई, डीई दिख रहा है, डीई ये, अरे कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे डीई इधर हो गया और जी किधर हो गया, ये है ना, ये पूरा और जी का दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है 4 टाइम्स आर के स्क्वायर के, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ इसको करना अपने को। तो स्टार्ट कहाँ से करना, डायरेक्ट यहाँ पे करो, डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से करो, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इतना बवाल मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करो। क्या लिखोगे, बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। क्या लगाओगे, बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम के ऊपर डायरेक्ट लिखोगे, क्या आ जाएगा, डीएफ का स्क्वायर, क्या आएगा, डीएफ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डीएफ स्क्वायर, और क्या होगा, डीजी मल्टीप्लाई डी, है ना, बता चुका हूँ ना टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, कुछ देर पहले भी क्वेश्चन कराया था। तो डीएफ का स्क्वायर हो जाएगा डीजी प्रोडक्ट, डीजी मल्टीप्लाई पूरा का पूरा डीई। ये हो गया पहला काम ये करने का। ये करने के बाद ये हो जाएगा आपका जैसे ही, उसके बाद आप इन ट्राइंगल किस में आ जाओगे, ट्राइंगल के अंदर आ जाओगे, डीएफई के अंदर। कौन से ट्राइंगल में आ जाओगे, डीएफई के अंदर, दिख रहा है
DFE, जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है उसी का नाम है DFE। अब यहाँ पे F क्या है, 90 डिग्री का है ना, एंगल F कितना है, 90 डिग्री का दिख रहा है ना। मैं पहले ही बताया था क्यों 90 डिग्री का, क्योंकि वहाँ पे टेंजेंट थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, रेडियस और टेंजेंट जहाँ मिलता है वहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। क्लियर। अब आगे ध्यान दो, चलो अब जब जाहिर सी बात हो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, पाइथागोरस के हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल कौन सा है, सिंस ट्राइंगल DFE इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये बता के हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। ये बता देना एक बार आप, ये बताने के बाद, ये सेंटेंस लिखने के बाद आप लिखोगे बाप पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तो हाइपोटेनस क्या है, देखो ये रेड कलर जो मैं बना रहा हूँ ये हाइपोटेनस आ गया, क्योंकि 90 के ठीक सामने वाला है ना, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, DE, यानी DE का स्क्वायर इक्वल टू होगा, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम होता है। तो रिमेनिंग टू साइड क्या आ गया, यहाँ पे देखो एक DF बचा हुआ है और DE, हरा वाला DF है और जो अपना पिंक वाला है वो DE FE है। तो EF लिख दिया, DF और EF लिख दिया, क्लियर हो गया, स्क्वायर कर दिए। अब DF, अब देखो हम लोगों को मालूम पड़ रहा है कि ये EF क्या है, 2 बार R से बना है, 2 R से बना है ना, एक R यहाँ पे, R यहाँ तक रेडियस, ये रेडियस, दोनों रेडियस को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, 2R बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं EF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस EF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो EF की जगह हमने क्या लिख दिया, 2R हमने यहाँ पे लिख दिया। इतना क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा है, तो लिख दिया डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो DE और DF हो गया, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, ये पावर स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर की वजह से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब 4R है ना, DF को इस तरफ लाओ, DF को DE के पास लेके जाओ, तो इस तरफ प्लस है तो इस तरफ जाके माइनस में हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दो, आगे इतना करने के बाद आप क्या करोगे, DF, हमारे पास DF किससे बना हुआ था, तो हमने DF देखा कुछ देर पहले कि हमारा जो DF था, DF हमारा बना है DG और D का प्रोडक्ट है ना। तो DF की जगह मैं क्या लिखूंगा, इस DF की जगह मैं लिख दूंगा, ये लिख दूंगा DG और D, कहाँ से आया, यहाँ से आया, DG और D दोनों का प्रोडक्ट है, कहाँ से मिला था हमको, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम से मिला था, तो ये हमने लिख दिया। अब इतना हो गया, ओके। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, हाँ, तो यहाँ पे देखो DG और D है, तो यहाँ पे D कॉमन है, D यहाँ पे स्क्वायर में है, यहाँ पे एक बार है, तो D कॉमन है, तो D को बाहर निकाल लिया हमने, दिख रहा है, यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, D को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ओके, यहाँ पे बचा आपको D को जैसे ही बाहर निकालोगे तो यहाँ पे D आएगा, सॉरी यहाँ पे DE आएगा, यहाँ पे सही लिखा नहीं है, तो यहाँ पे DE आएगा, ये आएगा आपका DE, ओके, ये DE हो गया, D कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक बार DE बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, DG बचेगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे DG और DE और DG क्या होता है, DE और DG क्या होता है, DE और DG, तो DE में से अगर DG निकालोगे तो क्या बनता है, GE बनता है ना। अगर मैं ये पूरा D में से अगर मैं ये पार्ट निकाल देता हूँ, अगर मैं ये पार्ट निकाल देता हूँ D में से, अगर मैं DG को माइनस कर देता हूँ, क्या बचेगा, GE बचेगा, क्या बचेगा, GE। तो मैं बोल सकता हूँ DE माइनस DG क्या होगा, GE होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, DE माइनस DG की जगह क्या लिखोगे, DG, D माइनस DG की जगह क्या लिखोगे, बोलो GE लिखोगे, G। सबको समझा, फिर से समझना चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ, ये पूरे में से ये निकाल दोगे ब्लू वाला तो क्या बचेगा, GE बचेगा, यानी पूरे में से ये माइनस करोगे तो ये बचेगा, यानी इसके जगह पे D माइनस DG की जगह पे क्या लिख सकते हैं, GE लिख सकते हैं, क्लियर, सबको समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब D और G का प्रोडक्ट यही अपने को प्रूफ करना था, यही अपने को प्रूफ करना था, D मल्टीप्लाई G, ये प्रूफ करना तो यही आ गया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बार कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, हाँ ठीक है अच्छा है, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इन द फॉलोइंग फिगर सेक PS परपेंडिकुलर है TS के ऊपर, क्या बोला है, सेक PS जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सेक RQ के ऊपर, किसके ऊपर, RQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। RQ कहाँ है भाई, ये है आपका RQ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे RQ हमारे पास, ये बढ़िया दिख रहा है, RQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्लियर हो गया। कौन परपेंडिकुलर है भाई, PS, यहाँ साइड में दिख रहा है, बट मानने का कि इसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। और क्या बोला है,
QT, और क्या बोला, QT भी परपेंडिकुलर है भाई। QT किधर, अपना QT किधर गई, सॉरी यहाँ पे QT कहाँ गया, QT भी परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PR के ऊपर। हाँ बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों को, समझ गया मैं। हाँ PR किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर, ये देखो येलो बना देता हूँ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर, समझ में आ गया। और अपने को क्या करना, RQ कितना है, 6 है। RQ कितना हमारे पास 6 है, ठीक है। RQ हमारे पास कितना, ये हमारे पास 6 दिया है। और हमारे पास क्या दिया, PS कितना दिया बच्चों, PS भी 6 दिया है, PS भी 6 दिया है। क्लियर हो गया। फिर PR कितना दिया है, यहां से लेके यहां तक 12 दिया है। कितना दिया है, 12 दिया है। ओके, फाइंड क्या करना है, QT फाइंड करना है। QT किधर गई, QT इधर है, इधर है QT। ओके, तो ये हो गया QT, ये अपने को फाइंड करना है। ये ब्लैकी सी है ना, ब्लैक ब्यूटी सी है ना, तो QT अपने को, अबे मैं क्या लगा दिया, QT वो नहीं है, ये नहीं है QT ये है ना, ये वाला QT, ये फाइंड करना अपने को। क्लियर हो गया। चलो, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में जो कुछ लिखा है सबको लिख दो, ठीक है। जो कुछ लिखा है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो लिख दिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला सबको मालूम है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ले रहे हैं, तो PQR के अंदर अगर मैं बेस जो ले लेता हूं, बेस अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इसके हिसाब से चलूं, अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूं, ये देखो इसके हिसाब से, मतलब जब मैं परपेंडिकुलर को QT के परपेंडिकुलर के हिसाब से चल रहा हूं, है ना, जब मैं QT के परपेंडिकुलर के हिसाब से चल रहा हूं, ये वाला छोड़ दो, ये पार्ट नहीं लेने का। जब मैं QT को परपेंडिकुलर मान के चल रहा हूं, तो मेरा बेस क्या आएगा, PR मेरा बेस आ जाएगा, है ना। QT को अब परपेंडिकुलर लेके चलूंगा तो PR बेस आ जाएगा। और जब बच्चों, है ना, देखो ये नीचे वाला ले लिया मैंने, ऊपर वाला समझाना था, नीचे वाला समझा दिया, ठीक है। देखो ये वाला ट्राइंगल PQR में, यहां पे QT को परपेंडिकुलर लिया, QT को परपेंडिकुलर लिया, तो बेस क्या आ गया हमारे पास, बेस आ गया PR क्या आ गया, बेस। क्लियर। अब अगर मैं PS को परपेंडिकुलर लूंगा, अगर मैं PS को परपेंडिकुलर लूंगा तो बेस क्या आएगा, बोलो, अरे बोल दो, अरे बोल दो, हाँ बहुत बढ़िया, RQ आएगा। क्या आएगा, बेस RQ आएगा, ठीक है। तो यहां पे बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, ठीक है, यहां पे हाइट बोला है ना, हाइट हो गया बेस इंटू हाइट, जल्दी मैं परपेंडिकुलर बोल रहा था, परपेंडिकुलर नहीं बल्कि हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या हो गया यहाँ पे, हाइट हो गया यहाँ पे QT, ठीक है। और सेकंड वाला PS, तो ये पहला वाला जो हम लोग लिए कौन सा लिए, इसके हिसाब से लिए, जब हाइट क्या था PS, हाइट PS, तो बेस क्या होगा आपका RQ, तो RQ बेस ले लिया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो ये कट आपका फटाफट कट गया, 2 का डिवाइड किए, है ना, 3 टाइम्स 6 3 जा 18 हो गया, तो ये आ गया 18, कितना आ गया आपका, ये आ गया पहला वाला 18, ये आपका निकल के आ गया 18, ठीक है। अब दूसरा वाला सॉल्व करोगे 1/2 PR, देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, आधा है यहाँ पे, अधूरा है, तो आगे लिखता हूँ 1/2 PR QT, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 PR QT, तो 1/2 आ गया। PR कितना हमारे पास, PR हमारे पास भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक PR है, कितना था 12, तो यहाँ पे लिख दिया 12। और QT कितना हमारे पास, QT अपने को फाइंड करना है ना, QT फाइंड करना है, तो QT फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आ गया 2 6 जा 12, कितना आ गया 2 6 जा 12, तो ये आ गया QT, ओके, ये आ गया QT आ गया। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, अब अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे इस PQR की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे हमने निकाला PQR की वैल्यू, देखो 18 है, कितना है 18, तो इस PQR की जगह पे क्या लिख दोगे 18, तो यहाँ पे लिख दो 18 लिख दिया, 6 × QT हो गया। अब यहाँ पे 6 को यहाँ पे डिवाइड कर दो, डिवाइड हो गया, 6 3 जा 18, तो QT की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, QT की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीके से हमने QT की वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। बहुत लोग कमेंट्स करके बता रहे, हाँ सही है, QT = 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था, सभी लोगों ने कर लिया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 6 3 जा बरोबर सब किए ना हम लोग, हाँ सही किए। यहाँ पे क्या था, 6 था, यहाँ पे भी 6 था, QT, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, PR 12 6। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने ले लिया, मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा लगा तो मैंने ले लिया इसको। तो इसको करना है, क्या दिया है, BP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर। BP जो परपेंडिकुलर है, ये देखो ये BP हो गया, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर,
ठीक है। और दूसरा जो परपेंडिकुलर आपका ये वाला परपेंडिकुलर है, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप दोनों ही परपेंडिकुलर है। एंड ट्राइंगल एपीबी में आ जाओ, कौन सा ट्राइंगल, एपीबी और एक्यूसी में आ जाओ, किसमें, एपीबी में, एपीबी ये दिख रहा है छोटा वाला, वो ट्राइंगल आ गया, और छोटा वाले के बाद एपीबी हो गया एक्यूसी, एक्यूसी ये इधर वाला दिख रहा है ना एक्यूसी, ये पूरा एक्यूसी वाला ट्राइंगल हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके अंदर एपीबी, एपीबी कितना है, एपीबी अभी हमने देखा एपीबी यानी 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या आएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, क्लियर हो गया। अब इसी तरह जो एक्यूसी, एक्यूसी यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी क्या आएगा, यहाँ पे भी लिख दोगे 90 डिग्री, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फिर अगला बॉक्स एपीबी कॉन्ग्रुएंट है एक्यूसी के फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से। फिर उसके बाद पीएबी क्यूएसी, पीएबी कहाँ है भाई, पीएबी और क्यूएसी दोनों में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, दोनों में आपको नजर आ रहा है क्या आ रहा है, बार बार एक ही वर्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, क्यू, ए कॉमन है, दोनों में क्या है, ए कॉमन नजर आ रहा है, दिख रहा है, ए कॉमन है, तो क्या है कॉमन एंगल, तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा कॉमन एंगल, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉमन एंगल, तो बस इतना करना था, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्या दिया हमारे को यहाँ पे, एक छोटा ट्राइंगल दिया, एक बड़ा ट्राइंगल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें एरिया दिया है PQF, PQF दिया 20 स्क्वायर यूनिट दिया, PQF कहाँ है भाई, तो ये आपका PQF है, कितना दे दिया 20 यूनिट दे दिया है, और दिया है PF जो है दिया है 2 DP के बराबर है, PF जो है हमारा ये PF 2 DP के बराबर है, DP अगर डबल उसका डबल करोगे तो PF के बराबर होगा, इक्वल होगा उसके, यहाँ पे दिया भी है। अगर मैं DP को x ले लेता हूँ, तो PF कितना होगा 2x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे DF है, तो DF किससे बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर DF जो है हमारा DP और PF से बना है, DP और किससे बना है, यहाँ पे देखो DP और PF से बना है, तो DP और PF हो गया। DP की वैल्यू कितनी है x, PF की वैल्यू कितनी है 2x, तभी बना 3x बन गया, क्लियर हो गया। अब आगे देखो FDE एंगल कौन सा ले रहा है, FDE यहाँ पे एक एंगल ले रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा इसका, FDE का, FDE ले रहा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, FPF, इसका क्या होगा, ये होगा, तो कैसे लोगे FPQ है ना, FPQ ये हो गया, FDA DE हो गया है ना, FDE तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा FPQ। करस्पॉन्डिंग एंगल किस पे बनता है, जो पैरेलल लाइंस होता है उसके ऊपर बनता है। यहाँ पे पैरेलल क्या है, DE के पैरेलल क्या है, PQ है ना, तो यहाँ पे ये वाला एंगल आ गया FDE, तो यहाँ क्या आएगा FPQ आ गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे FPQ, FPQ। इसी तरह राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में दिया है FED, यहाँ पे दिया FED, कमेंट्स करके बताओ, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ फटाफट करो, FQP आ गया, क्या आ गया FQP, तो ये आ गया यहाँ पे FQP, ठीक है, समझ में आया, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब देखो FDE डिवाइड बाय FPQ, और यहाँ पे देखो वैल्यू बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है किसके ऊपर होगा, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, कौन किसके बराबर होता है, FDE इक्वल टू FPQ किधर है भाई बोलो मुझे, 3x किसकी वैल्यू है, देख के पहचान लो भाई, 3x किसकी वैल्यू थी, 3x हमारे पास DF की वैल्यू थी, DF की वैल्यू 3x थी, तो यहाँ पे आ गया DF, डायरेक्ट बताओ यहाँ पे है ना, DF का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है ये भी लगाओ, डायरेक्ट अंदाजा लगा के मारने का, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ DF आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा PF 2x किसकी वैल्यू है, 2x जो है PF की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दो PF स्क्वायर, ठीक है। अब ये कटा पिटा 9/4 आ गया, क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दो, ये लिखने के बाद FPQ कितना दिया है, FPQ अपने को दिया होगा ना कहीं ना कहीं, FPQ उसका एरिया कितना है, PQF दिया है 20, PQF दिया अपने पास 20 दिया है, ठीक है। और FDE ये अपने को बोला है, तो कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट बोलो है ना, इसको सॉल्व करना है। FPQ कितना है भाई, FPQ और FDE, यहाँ पे वैल्यू तो रहेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, FPQ की वैल्यू कितनी है, तो FPQ की वैल्यू है यहाँ पे, FPQ की वैल्यू 20 स्क्वायर यूनिट्स, कितना है 20, तो यहाँ लिख दिया हमने 20, यहाँ लिखा 20, और ये 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20 हो गया, कितना हो गया 4 5 जा 20, 9 5 जा 45 आ गया, 9 5 जा कितना आ गया 45 आ गया, क्लियर हो गया। तो हमारे को कितना आ गया 45 आ गया FDE की वैल्यू,
एफ डी ई की वैल्यू कितनी आ गई 45। एफ डी ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 45 आ गई हमारे पास एफ डी ई की वैल्यू। ठीक है, एफ डी ई में से एफ पी क्यू को माइनस करना है। एफ डी ई कितना है 45, तो यहाँ आ गया 45 और माइनस क्या करना है 20 माइनस करना है ना। एफ पी क्यू कितना है, एफ पी क्यू हमारे पास 20 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 20। 45 में से 20 गया तो कितना आ गया 25 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर क्यू दिख रहा है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पी दिख रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अपने को प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो है सी पी ए सी क्यू बी, जो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है सिमिलर है। कौन सा ट्राइंगल भाई, सी पी ए। सी पी ए कहाँ गया, सी पी ए, ये दिख रहा है सी पी ए आपको, ये पूरा आ गया सी पी ए। ठीक है, ये सी पी ए हो गया। और सी क्यू बी कहाँ है, सी क्यू बी। सी पी ए देखो यहाँ तक जा रहा है इस तरह से, और दूसरा वाला जो जा रहा है कौन सा है, सी क्यू बी। तो सी क्यू बी यानी कि ये इस तरह से नीचे वाला ये भी लेगा पार्ट, तो सी क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो अपने को ये सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे भाई फटाफट बोलो। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको आप लिख दोगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, ए पी कितना दिया 7, बी क्यू कितना दिया 8। ए पी कितना दिया है 7 दिया है, बी क्यू कितना दिया 8 और बी सी कितना दिया 12। तो सारे वैल्यू को बता दोगे ना, यहाँ पे हेयर करके लिख देना पूरा वैल्यू। ठीक है, फाइंड क्या करना है, ए सी फाइंड करना है ना, तो वैल्यू पहले लिख दोगे। अब आ जाओ ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल को प्रूफ करना है तो वो ट्राइंगल ले लो, सी पी ए और सी क्यू बी ले लो। क्या लिखोगे यहाँ पे, सी पी एंड सी क्यू बी के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर देखो पी कितना है 90 डिग्री है ना, क्यू कितना है 90 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे सी पी ए सी क्यू बी इस मेजर 90 डिग्री। सी पी ए दिख रहा है यहाँ पे और सी क्यू बी दोनों 90 डिग्री है, तो ईच मेजर 90 डिग्री, ये हमने लिख दिया। क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, कॉमन एंगल। दोनों में कॉमन क्या है, सी देखो कॉमन दिख रहा है, सी क्या कॉमन दिख रहा है ना, ये येलो वाले में भी पिंक वाला भी पूरा यहाँ तक है, तो सी कॉमन है, तो मैंने बता दिया क्या है वो, क्या है कॉमन एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे, अगर एक ए सी पी देखो पहले लिख दो, ये येलो वाले के हिसाब से ए सी पी यहाँ तक आएगा, फिर दूसरा बी सी क्यू आएगा, बी सी क्यू। ठीक है, दूसरे वाले ट्राइंगल के हिसाब से। अब ध्यान दो, तो दोनों क्या हो गया, ए टेस्ट के बेस पे दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गया, दोनों ही ट्राइंगल बच्चों हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, अब सिमिलर हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। तो लिखोगे क्या, आप ए पी अपॉन बी क्यू लिख दोगे। ठीक है, ए पी अपॉन बी क्यू ले लोगे। क्लियर हो गया, ए पी अपॉन बी क्यू ले लिया, फिर आप क्या लोगे, ए सी अपॉन पहला और आखिरी, ए सी अपॉन बी सी, वो आपको लिखने आता ही है। ठीक है, ये हो गया, जिसकी जिसकी जरूरत है वो वाला लिख देना। अब उसके बाद सबकी वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट कर दी, किसकी वैल्यू आ गई, ये 7/8 आ गया और ये AC/12 आ गया। और अपने को क्या करना है, ये आ गया जैसे ही हमारे पास 7/8 और AC/12 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जिसको फाइंड करना है, ये आ गया 12, ये कितना आ गया 12 आ गया 8। अब डिवाइड कर लो, क्या करोगे डिवाइड कर लो, तो ये हो गया आपका डिवाइड, किससे डिवाइड होगा आपका 4 2 जा 4 3 जा। ठीक है, अब 4 2 जा 4 3 जा डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे क्या हो गया 3.5 हो गया, 3.5 हो गया। 3.5 को 3 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 10.5। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द साइड्स ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डायगोनल दिया 10, कभी कभी ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ देता है, थोड़ा सा छोटा करके। इसमें पैरामीटर भी मालूम करने बोला है, बट अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है सिर्फ साइड मालूम करने बोलता है। क्लियर, तो कई बार एग्जाम में आया टाइप का क्वेश्चन। तो फाइंड द साइड्स एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। साइड कितना, साइड क्या है अपने को मालूम करना है, डायगोनल कितना दिया है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया है, तो मैं लिखता हूँ डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना दे दिया अपने पास 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया। और साइड है ना, डायगोनल मालूम करने का फॉर्मूला होता है, वो लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखोगे वी नो दैट करके, वी नो दैट। किसी को मालूम है क्या फॉर्मूला क्या है ना, डायगोनल मालूम करने का फॉर्मूला किसी को मालूम है क्या? अरे मालूम है तो कमेंट्स कर दो, देखता हूँ मैं कौन कौन कमेंट्स करता है। ठीक है, ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ, जब तक आप कमेंट्स करके फौरन बताओ। तो यहाँ पे पूरा लिखोगे क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये पूरा लिखोगे आप, मैं शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ गए होंगे। आएगा साइड √2। अरे वाह, कई बच्चे कमेंट्स करे, सही, बिल्कुल सही बोले आप लोगों ने, साइड √2 आएगा। साइड कितना है हमारे पास, देखो साइड हमारे पास दे दिया, हमारे पास साइड तो फाइंड करना, कहाँ दे दिया 2 हो गया, और स्क्वायर के दिया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना था 10 था, तो यहाँ लिख दिया 10, कितना था 10 लिख दिया यहाँ पे।
अब रूट टू को इधर लाओ, तो रूट टू को यहाँ लाओगे 10 के पास, तो 10 यहाँ लिखो, रूट टू को नीचे लिख दो, ठीक है। अब नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट हटाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2 और नीचे आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, आगे कैसे करोगे, 2 से डिवाइड करो, 2 5 या 10 हो गया, तो साइड कितना आएगा, साइड आ गया हमारे पास 5 रूट 2, कितना आ गया साइड, 5 रूट 2 हमारा साइड आ गया। क्लियर हो गया इतना। फिर आगे बढ़ते हैं, इतना करने के बाद ये हमारे पास साइड आ गया। अब हमें मालूम क्या करना है, पैरामीटर, हमें क्या मालूम करना, पैरामीटर, ठीक है। तो नाउ करके लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, सबको मालूम होगा, क्या है फॉर्मूला, 4 साइड होता है, क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 हो गया, साइड हमारे पास कितना है, साइड हमारे पास 5 है, अंडर रूट 2 है ना, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 रूट 2, 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो फटाफट एक बार आप करो, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ 1 मिनट का, जब तक आप इसको लिखो, कमेंट्स कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ 1 मिनट। चलो बहुत लोगों का आंसर आ गया था पहले ही। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है आपका अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सेकंड एक्सरसाइज है, जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बहुत जाता है, और यहाँ से चांस एग्जाम में पूछने का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इससे एक क्वेश्चन पूछने का चांस है एग्जाम में। अस्टॉम, और पिछले साल ये सिलेबस में नहीं था, है ना, तो एग्जामिनर को भी मौका मिला है पूछने के लिए, तो इस बार जरूर पूछेगा। A storm broke a tree and tree top rested 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ठीक है। अब पेड़ है ना, पेड़ गिर गया तूफान में, गिरने के बाद यहाँ से ब्रेक हो गया, कहाँ से, यहाँ से ब्रेक हो गया, गिरता है, और यहाँ पे देखो उसका टॉप है, यहाँ गिरा कहाँ पे, डी पे जाके गिर गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ था यही चीज़ गिर के नीचे की तरफ गया, यही चीज़ गिर के नीचे की तरफ गया, तो ये अगर 10 है तो जाहिर सी बात है नीचे घूमेगा तो भी 10 होगा। तो हमको क्या समझ में आया कि ये जो होगा यही ये होगा, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 10 है तो ये ही 10 होगा, क्योंकि सेम चीज़ है ना, अलग थोड़ी ना हो रहा है, यही पार्ट गिर के नीचे की तरफ आया है। क्लियर। तो ये आपको फिगर बना लेना है, ये सब कुछ नहीं रहेगा, आपको ये रहेगा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हम लोग एक खाका बना लेंगे, एक बना लेंगे, और मैं अगर अपने हिसाब से समझाऊँ तो कुछ इस तरह से बनेगा। एक पेड़ है, इस तरीके से आप इस तरीके से बना लोगे, नाम दे देना, और यहाँ से मान के चलो ब्रेक हो गया, ये पॉइंट पे ब्रेक होगा, ब्रेक होकर इस तरह से गिर गया, हमारा पेड़वा जो है इस तरह गिर गया, है ना। यहाँ से पेड़ था, यहाँ पे पेड़ था, ये पेड़ गिर के इधर हो गया। चलो क्लियर हो गया। चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग, आगे कैसे करना है। इसके बाद ब्रोकन पार्ट एसी टेक्स द, आपको क्या लिखोगे, लेट सेग ए बी को रिप्रेजेंट द ट्री बिफोर द स्टॉर्म। ए बी क्या कर रहा है, एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेंटेंस अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, जैसा आपको समझ में आए, है ना। ए बी रिप्रेजेंट द ट्री बिफोर द स्टॉर्म, ड्यू टू स्टॉर्म ट्री गेट्स ब्रोकन एट सी। स्टॉर्म की वजह से ट्री क्या है, पॉइंट सी पर ब्रोक हो गया। कहाँ पे, पॉइंट सी पे ब्रोक हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, ब्रोकन होने के बाद क्या हो गया, ये गिरा कहाँ पे, पॉइंट डी पे गिरा, है ना। ब्रोकन पार्ट एसी टेक्स द पोजीशन सी डी, पोजीशन क्या लेता है, सी डी पोजीशन लेता है, यानी यहाँ पे इस तरह से बनता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ए सी और सी डी क्या होगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी और सी डी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सेम पार्ट है दोनों के दोनों। सी डी भी कितना है, 90 डिग्री का है, तो हमको समझ में आ रहा है कि सी डी भी कितना है, सी डी भी 90 डिग्री है ना। सी डी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और बी डी कितना है, 20 है, बी डी अपने को 20 दिया है। सी डी भी कितना होगा हमारे पास, सी डी भी 60 डिग्री है ना। सी डी भी देखो एंगल दिया ना, मेकिंग एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। क्लियर। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सीबीडी, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल सीधा है ना, परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्राइंगल सीबीडी के अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, tan का इस्तेमाल करेंगे, है ना। tan का इस्तेमाल करेंगे, और क्या लेंगे, tan का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है ना। ये होता है
यही होता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी सी बी और बी डी, सी बी और क्या आएगा? बी डी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ गया ना, सी बी अपॉन बी डी। अच्छा, ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? ये कमेंट्स करो, फटाफट कमेंट्स करो, मैं देखता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया सी बी, डी बी आ गया। तो ये देखो क्या हो गया भाई, फटाफट मुझे बताओ। तो ये हो गया सी बी की वैल्यू मालूम करना है। बी डी कितना हमारे पास? बी डी 20 है। और 1060 कितना होता है? 1060 अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने, 1060 कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, तो ये हो गया सी बी इक्वल टू हो गया सी बी। अब सी बी हो गया 20√3, कितना आ गया? 20√3, 20√3 कितना आ गया? सी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 20√3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो सी बी की वैल्यू आ गई। सी बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास? 20√3। ये आ गया हमारे पास 20√3 आ गया। क्लियर हो गया। और हमको फाइंड क्या करना था? फाइंड द हाइट मालूम करना है। तो हाइट मालूम करना है, बट अभी हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, ये आ गया है। अब sin 60, अब देखो हाइपोटेनस मालूम करना है। तो हाइपोटेनस अभी तुमने बताया, बहुत लोग कमेंट्स कर दिए, हाँ बहुत बढ़िया। क्या आएगा? साइन का था फॉर्मूला। अब देखो साइन आ भी गया। तो साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट, यानी कि ये और हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है? सी बी, हाइपोटेनस क्या है? डी सी। ठीक है, तो sin 60 है, तो यहाँ क्या लिखोगे? sin 60 कितना होता है? sin 60 कितना होता है? sin 30 कितना होता है? 1/2, √3/2 होता है। बहुत बढ़िया। sin 60 कितना होता है? √3/2 होता है। और सी बी कितना हमारे पास? सी बी हमारे पास, सी बी किधर है? सी बी 20√3, कितना है? 20√3 है। और अपने को मालूम क्या करना है? सी डी मालूम करना है। ठीक है, अब करो, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। देखो दोनों ऊपर की तरफ जो √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल कर दो। दोनों ऊपर की तरफ है तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं जमता तो फिर अगला स्टेप बढ़ाओ। अगला स्टेप कैसे करोगे? सी डी यहाँ पे लाओ, 20√3 लिखो और नीचे क्या लिखो? √3 लिखो। और ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये इधर लिख देता हूँ लास्ट में, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब कैंसिल कर दो फटाफट। तो ये √3 से √3 कैंसिल, तो सी डी कितना आ गया? 2 और 20 का मल्टीप्लाई आ गया तो 40 आ गया। क्या बात है, कई लोग कमेंट्स करके बता रहे थे आंसर। तो हमारे पास क्या आ गया? सी डी। तो हमारे पास सी डी कितना आ गया? सी डी भाई हमारे पास 40 आ गया। सी डी हमारे पास 40 आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री मालूम करना है। तो हाइट ऑफ द ट्री मालूम करना है तो कैसे मालूम करोगे? अब सी डी अगर 40 है तो जाहिर सी बात, अगर सी डी 40 है, सी डी 40 है तो क्या होगा? सी डी जो है 40 है, सी डी किसके इक्वल है? सी डी हमारा ए सी के इक्वल है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं ना, देयरफॉर ए सी कितना आ जाएगा? ए सी भी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ए सी भी 40 आ जाएगा। और अपने को मालूम क्या करना है? अपने को मालूम करना है ए बी। क्या मालूम करना है? ए बी। और ए बी किससे बना हुआ है? तो हम लोग देख सकते हैं ए बी किससे बना है? बी सी और ए सी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बी सी प्लस ए सी से बना हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? बी सी और ए सी से बना हुआ है। बी सी हमारे पास कितना था, है ना? बी सी कितना था, यानी कि सी बी कितना था हमारे पास? बी सी, सी बी कितना था हमारे पास? सी बी हमारे पास 20√3 था। सी बी बोलो, है ना? ये सी बी लिख दो आप, है ना, इसको सी बी लिख देना बी सी की जगह। ये हो गया 20√3। और ए सी कितना हमने निकाला? ए सी हमको कितना निकालना? ए सी हमने कितना निकाला भाई बताओ? ए सी हमने ये निकाला, ए सी 40 था, यहाँ 40 निकालो। तो ये हमारा आंसर रहेगा। चाहो तो इसके अंदर कॉमन निकाल सकते हो। अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो 20 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा √3 + 2। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। चलो समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर था यहाँ पर। ओके, चलो इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन रोड ऑफ विथ 12 मीटर्स। ठीक है, 2 बिल्डिंग्स है और यहाँ पर रोड का विथ दिया है, ये दे दिया अपने को। और अपने को क्या मालूम करना है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर्स हाइट। पहले बिल्डिंग पे हाइट कितना है? 10 मीटर्स दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड फाउंड टू बी 60। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना? पहले बिल्डिंग, यानी ये पहली वाली बिल्डिंग है, छोटी वाली, और ये बड़ी बिल्डिंग है। इस तरीके से आपको एक फिगर बना लेने का पेंसिल से साइड में, है ना। ठीक है, रफ फिगर आपको बनाना पड़ेगा साथ में, ताकि एग्जामिनर को भी समझे, इसके ऊपर भी मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जो पहला वाला है इसको ए बी मान लो, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग ए बी ले लो, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग को क्या ले लिया हमने? पूरा ले लो, सी डी ले लो। क्या ले लो? यहाँ पे सी डी ले लिया आपने। फिर उसके बाद क्या करोगे? अब उसके बाद सेक बी डी हो गया। अब ए परपेंडिकुलर है, ए जो है हमारा, ए को परपेंडिकुलर ले लो सी डी के ऊपर। आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, ए। क्या परपेंडिकुलर बनाना है? ए बनाना है। किसके ऊपर? सी डी के ऊपर बनाना है। और दोनों देखो विथ ऑफ रोड, ये रोड मान लिया, बी डी क्या हो गया?
रोड हो गया, ठीक है, BD हमारा रोड हो गया, रोड की चौड़ाई जो हो गई वो BD हो गई, विथ हो गई उसकी। अब यहाँ पे CAE इज द एंगल ऑफ एलिवेशन है, CAE एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है वो पहले लिख देना, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद सीधा आप क्या करोगे, ABCD क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है, फिगर के जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है ना। तो अगर ABCD को हमने एक रेक्टेंगल मान लिया तो AB अगर 10 है तो DE कितना हो जाएगा, वो भी 10 होगा। और इसी तरह अगर मैं बोलूँ BD अगर मेरा 12th है, ठीक है, BD अगर 12th है उसके ऊपर वाला जो साइड होगा ये है ना, BD जितना होगा उसके ऊपर वाला भी कितना होगा, वो भी सेम होगा। यानी ये 12th है तो ऊपर वाला भी कितना होगा 12, तो ये भी 12 होगा। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10 होगा। क्लियर हो गया। चलो ये पूरा साइड लिख दिया। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये हमको मालूम है तो हमने लिख दिया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल CEA, राइट एंगल ट्राइंगल CEA के अंदर आ जाओ, CEA इसके अंदर आ गए हम लोग। अब 1060 का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, किसका, 1060 का। तो 1060 ये देखो 60 डिग्री था, 1060 का फॉर्मूला क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है CE, तो अपोजिट क्या है CE, और एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट बताओ AE है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, 1060 कितना होता है, 1060 हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कितना होता है, √3 होता है। और ये हो गया CE कितना हो गया हमारे पास, CE कितना हमारे पास, देखो भाई CE मालूम करना है, CE मालूम करना है। और AE कितना हमारे पास, AE हमारे पास 12 है, ये हो गया 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CE कितना आ जाएगा, CE हमारे पास आएगा निकल के, C हमारे पास आ गया, कितना आ गया 12√3 आ गया, कितना आ गया 12√3। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने CE निकाल लिया भाई, क्या निकाल लिया CE, तो हमारा CE निकल के आ गया 12√3। ओके, ये 12√3 आ गया। हमको मालूम क्या करना बच्चों, हमको मालूम क्या करना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग का हाइट मालूम करना है। तो सेकंड बिल्डिंग का हाइट का क्या है, DC सेकंड बिल्डिंग की हाइट है ना। तो DC अपने को मालूम करना है, DC कितना होगा हमारे पास, AE और DE है ना, AE और CE कितना है, CE प्लस DE, CE प्लस DE है ना। तो CE और DE को अगर प्लस कर देता हूं, CE को अगर मैं DE से प्लस कर देता हूं तो आ जाएगा पूरा हाइट। तो ये कितना है, C कितना था हमारे पास, CE हमारे पास है 12√3, और D कितना हमारे पास 10 है, D हमारे पास 10 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग आंसर बना के लिख सकते हैं। हाँ, अगर √3 की वैल्यू दिया रहेगा तो क्या करोगे, √3 की वैल्यू दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो √3 की वैल्यू है उससे, ठीक है। आई थिंक 1.73 है, और इसको करके लिखना रहेगा। ये कमेंट्स करके आप बताओ इसके आगे क्या होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और भी हैं इसके आखिर में। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, एंगल, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना, परफेक्ट करना है। और ये क्वेश्चन भी है, ये भी कर लेना, ठीक है। तो इसका जो मैं PDF है वो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बढ़िया, सबसे मिलकर अच्छा लगा। ओके।